हेलो दोस्तों। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश। और पार्ट 1 में हमने करंट के बारे में बताया है पूरा डिटेल में। तो वह वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले देख लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि हमने बताया था, कक्षा 10 हो चाहे 9, 11, 12, चाहे आईआईटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या आपका रेलवे एसएससी हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक जितने चलेंगे सब बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम पहले बात करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में। जैसा कि लिखा है वैद्युत आवेश। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। कि वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार, वैज्ञानिक गिलबर्ट नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि जिस मूल कारण की उपस्थिति से दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक। तो किसने बताया था? गिलबर्ट ने। कहा कि अगर कोई भी दो वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ने पर उन दो वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा और उसी वस्तु से अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो आ जाता है, यानी अट्रैक्शन जो आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं या वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बाल में कंघी लगाते हैं। ठीक। तो उस बाल में कंघी लगाते हैं, फिर उस कंघी से कोई अन्य हल्की वस्तु अपनी तरफ क्या होती है? आकर्षित होने लगती है। तो आप देखते भी हैं, आपने किया भी होगा। ठीक। उसे ही क्या बोलते हैं? उसमें क्या आ जाता है? आवेश। चलिए, अब देखते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश निम्न दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि लिखा है। मगर आपसे पूछ ले कि बताओ, आवेश दो प्रकार के होते हैं, किसने बताया था? तो किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जैसा कि लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश निम्न दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक लिखा है धन आवेश। क्या है? एक होगा धन आवेश और दूसरा क्या है? ऋण आवेश है। तो आवेश दो प्रकार के होंगे, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। चलिए, तो आवेश के बारे में आप पता चल गया। जैसे धन आवेश आप जानते हैं, ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं। चलिए, अब देखते हैं आवेश के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या? आवेश के गुण, जो कि आपको जानना जरूरी है कि इसमें क्या होता है। तो आवेश के गुण में हम लोग देखेंगे नंबर 1। आवेश का गुण क्या है? नंबर 1 कहता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, या इसको आपको कहीं प्रतिकर्षण न लिखकर क्या मिल जाएगा? विकर्षण। तो आवेश, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। कहने का मतलब है कि अगर समान आवेश है, जैसे प्लस प्लस समान आवेश है या माइनस माइनस, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा। ठीक। अगर असमान आवेश, जैसे कहें हम प्लस माइनस असमान आवेश या माइनस प्लस असमान आवेश है, तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आकर्षण। ठीक। तो ऐसा होगा तो उसमें आकर्षण होगा। यानी प्लस प्लस माइनस माइनस में क्या होता है? प्लस प्लस है, यानी समान आवेश तो दुश्मनी, असमान आवेश से तो उसमें क्या होगा? दोस्ती, है ना, या प्यार। ठीक। चलिए, आगे देखते हैं। पहला आवेश का गुण आपको समझ में आ गया है कि समान आवेश तो प्रतिकर्षण, असमान आवेश तो आकर्षण। चलिए, गुण नंबर 2 देखते हैं। क्या कहता है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश तथा अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश तथा अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, जैसे हम लिख दिए कोई मान लो एक्स तत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस पर कितना धन आवेश आएगा? एक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है, जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस पर क्या आता है? धन आवेश। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक धन आवेश, दो इलेक्ट्रॉन निकला तो दो धन आवेश, तीन इलेक्ट्रॉन निकला तो तीन धन आवेश। तो क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की उस वस्तु में कमी तो हो रही है, और उस पर क्या आता है? धन आवेश। तो ही कह रहा है
और तथा अधिकता से, अगर किसी वस्तु में अधिकता हो गई, मान लो वाई कोई ये तत्व है या वस्तु जिस पर अधिकता हो रही है इलेक्ट्रॉन किस पर क्या आता है, ऋण आवेश। अगर एक माइनस है यानी एक का ऋण चार्ज है, ऋण आवेश है, तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। अधिकता से क्या आता है, अधिकता से आपको आएगा क्या आएगा, माइनस, और कमी से उस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो उस पर प्लस आवेश यानी धन आवेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उस पर धन आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई तो उस पर ऋण आवेश। यह तो आपको पता ही है। चलिए, आपको पता भी हो चुका है। अगर अगर हम लिख दें वाई पर -2, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है कितने की, 2 की, क्योंकि पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उससे कितना हो गया, 2, क्योंकि -2 हो चुका है। चलिए, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 जैसा कि लिखा है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी आवेश को न आप तो उत्पन्न कर सकते हो नष्ट कर सकते हो, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं, यानी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसी वस्तु के पास कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन, ठीक। और एक कोई दूसरा वस्तु है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन। यानी इस वस्तु के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, 8 प्रोटॉन। अगर हम कहें इस वस्तु से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी दूसरे वस्तु को, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। और जैसे ही मैंने इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो बताओ इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, धन आवेश की ऋण आवेश। भाई आपको पता है, अभी आपने पढ़ा गुण नंबर 2 कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से उस पर धन आवेश उत्पन्न आता है। तो कौन सा आवेश आएगा, इस पर धन आवेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की। मगर यह इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा उस पर क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर देगा, यानी पहले जितना इलेक्ट्रॉन तो अधिक हो जाएगा, उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। इसी बात को हम सिद्ध भी करेंगे, ठीक। चलिए, तो देखिए, अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। इसलिए लिखा है मैंने 4, और ठीक, और इलेक्ट्रॉन 4 हम माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस। चलिए, और कितने प्रोटॉन, प्रोटॉन तो वही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए, तो -4 इलेक्ट्रॉन और प्लस कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ, प्लस 1 आवेश का। इसलिए इस पर कितना आवेश आता है, प्लस। एक इलेक्ट्रॉन दिए तो इसलिए प्लस आता है, मगर एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसलिए +1 का चार्ज है, इसलिए इस पर कितना प्लस आवेश आएगा, 1। चलो, इसकी बात करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन था, मगर एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस पर चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9। और इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है, माइनस, लिए -9 लिखा। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो वही रहेंगे, प्रोटॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 प्रोटॉन है, कितने हैं, 8। तो हमने +8 लिखा, क्योंकि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक। तो -9 और +8 कितना बचा, -1। इसीलिए कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, अधिकता, तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और आपने देखा भी क्या कि या आवेश को उन्नत उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, ही तो हो रहा है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, गुण नंबर 3 आपने देख लिया। चलिए, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, आगे है गुण नंबर 4। जैसा कि लिखा है, आवेश के परीक्षण का सबसे विश्वसनीय तरीका क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए आवेश के परीक्षण का सबसे विश्वसनीय तरीका आकर्षण है कि प्रतिकर्षण, तो आप क्या बताएंगे, प्रतिकर्षण है। आवेश के परीक्षण का, यानी आवेश का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, जिससे हम विश्वसनीय अच्छे से बता सकते हैं कि क्या होगा, तो आप बताएंगे कि वह क्या है, प्रतिकर्षण। चलिए, तो
आवेश का गुण नंबर 5 देखते हैं। आवेश कैसी राशि है? तो आवेश एक अदिश राशि है, यानी आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो आवेश एक अदिश राशि है, अतः इसे बीजगणितीय विधि से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। क्योंकि जो अदिश राशि होता है उसे हम बीजगणितीय विधि से जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, आवेश को जोड़ा था और घटाया था तो कुछ आया था, +1 -1 ना, तो वही चीज़ है। तो आपको यह याद होना चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश एक अदिश राशि है जिसे अतः बीजगणितीय विधि से जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। क्योंकि आपने अभी धारा भी पढ़ा था, करंट भी कैसी थी? राशि, अदिशी राशि थी। चलिए अगला गुण नंबर देखते हैं 6। किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को क्या बोलते हैं? आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो आप फिर से पढ़िए, किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा और ई का मान कितना होता है? यह होता है माइनस में होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ई का मान कितना होता है? -1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, इतना होता है। ठीक, तो ये आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है या कितना चार्ज होता है? तो इतना होता है, माइनस में 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं 7वां। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे केवल मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही विभाजित किया जा सकता है। अर्थात किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर E2 E3 E4 या डॉट 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 n है ना। और यहाँ से एक फार्मूला आता है Q बराबर n, और Q क्या है? Q को बोलते हैं आवेश ना, चार्ज है। चलिए हम लिख देते हैं, जहाँ Q क्या है? आवेश, या इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक, आवेश है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या ना। यन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्यू क्या है? चार्ज, यानी आवेश है। और यन पता हो गया, मगर जहां यन बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 जो भी हो सकता है, इनके बीच नहीं। कहने का मतलब है कि यन जो होगा इंटीगर में होगा, यानी पूर्णांक में होगा, दशमलव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल्स में नहीं होगा। इसलिए n का मान जब भी रखा होगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इंटीगर मतलब पूर्णांक के रूप में ही आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, भिन्न में नहीं आएगा n का मान। चलिए इतनी बात हो गई। तो इसकी बात करते हैं, इसके कहने का मतलब क्या है। अगर इसका कहने का मतलब यही कि अगर हम किसी वस्तु पर आवेश बता रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही बताएंगे। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही बताएंगे। हम कहें कि उस वस्तु पर कितना आवेश है? 2 कूलाम का, तो यानी उसको किस फॉर्म बताएंगे? जैसे लिखेंगे 2E, यानी इसके मतलब कि वो वस्तु पर आवेश कितना है? 2E, यानी इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बताएंगे ना, 2E, यानी जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का कितना गुना हुआ? 2 गुना है। अगर हम कहें किसी वस्तु पर आवेश कितना है? 3, तो उसको किस फॉर्म बताएंगे? 3, यानी उस वस्तु पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का कितने गुना है? 3 गुना है। इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बताते हैं ना। जैसा कि लिखा है Q बराबर n, यानी जो आवेश होता है कोई भी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन का n गुना है। अब जितना भी हो, जैसे 2E हो गया, 4E हो गया, कितना हो गया? 5E। तो ये सब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश ऐसे ही बताते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी को हम क्या कहते हैं? आपको पता है? परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण आवेश का।
तो यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नीचे लिखा है यहाँ पर। आवेश के इस गुण को आवेश का परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अथवा लिखा है तो आवेश के इस गुण को आवेश का क्या बोलेंगे, परमाणुकता अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आप क्या बताओगे, यही Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, यही इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण यानी आवेश का परमाणुकता। तो यह बात पता होगी। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। Q बराबर एन ई, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप समझ चुके हैं। अगर आपको कहा जाए कि बताओ उस वस्तु पर कितना आवेश है, तो आप बताओगे किस फॉर्म में होगा, ई के फॉर्म में। हमें तो नहीं पता ना कितना ई के फॉर्म में कितना गुना है, तो हम क्या लिखेंगे, एन, इसलिए एन लिख दिए। ठीक, चलिए अब जितना हो 2 है तो 2 गुना, 3 है तो 3 गुना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आवेश के मात्रक। यहीं से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चलिए एक क्वेश्चन बता देते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए अगर किसी वस्तु में 1 कूलाम का आवेश, कितने का चार्ज, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अगर आपसे कहा जाए कोई एक वस्तु है जिसमें 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बताइए उसमें कितने सॉरी, अगर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अगर कोई वस्तु 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो आप लगा सकते हैं क्योंकि आपको फार्मूला पता है, Q बराबर एन, जहाँ यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बताइए क्या लिखेंगे। 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आप क्या करेंगे, Q बराबर लगाएंगे एन। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान ई। और Q का मान कितना दिया, 1 कूलाम। और E का मान आपको पता है भाई, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और कितना होता है 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19 कूलाम। चलिए अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए क्या होगा, 1/1.6। अगर इसको हम क्या करें, देखो अगर यहाँ कर दें माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 घाते माइनस 19 प्लस 10 घाते 19। तो क्या हो जाएगा, इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/16 इंटू 10 की घाते प्लस में 19। अब इसको भाग देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 10, और ये क्या हो जाएगा 2 8 16। अब भाग देंगे तो आएगा 0.625 गुणित 10 घाते माइनस 19, या तो इसको लिख सकते हैं 6.25 गुणित 10 घाते 18, क्योंकि एक दशमलव इधर ले गए तो एक 10 इधर चला आएगा। चलो तो यहाँ से कुल मिला जुला कर कितना आया, 6.25 गुणित 10 घाते 18। यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए, और आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप क्या कर ले, इसको याद भी कर ले तो बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी वस्तु में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो आप कितने बताएंगे, 6.25 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो याद है तो ठीक है, तुरंत कर लेंगे आप। ठीक, चलिए नहीं तो लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि आप याद किए रहे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस ये याद रखिए कि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणित 10 घाते 18। चलिए आगे चलते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में ना, धारा पर भी करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपको समझाया, अगला आगे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। पहले आवेश को आज खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आवेश का लास्ट पॉइंट बचा है आवेश के मात्रक के बारे में, क्योंकि आवेश के बारे में आप बहुत डिटेल से जान चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक क्या होता है, पहला मात्रक बहुत सारे हैं। देखिए पहला मात्रक है कूलाम, है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, एसआई पद्धति, है ना। एसआई पद्धति में अगर आपसे पूछा जाए आवेश का मात्रक क्या है, तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, अगर एमकेएस पद्धति में पूछा जाए तो क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। अगर आप भूल गए भाई एम्पियर सेकेंड कैसे आया, तो अभी आपको बता देते हैं, क्योंकि धारा आप पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि आई बराबर क्या होता है, विद्युत धारा आई बराबर Q/T, और आई धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय। तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। अब बताइए आई का मात्रक पता है धारा का, एम्पियर, और समय का सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, आवेश का Q तो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या लिख देंगे, एम्पियर सेकेंड, है ना। क्या हो जाएगा, एम्पियर को ए से भी लिखते हैं तो एम्पियर सेकेंड। देखो वही लिखा है कि एम्पियर सेकेंड एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में कूलाम। आप देखो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में, किसमें, सीजीएस पद्धति में, तो क्या बताएंगे आप। देखिए सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम अथवा फ्रैंकलिन,
अथवा ESU। क्या होगा? सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या स्टेट कूलाम बोलिए, या तो फ्रैंकलिन बोलिए, या तो ESU। ESU का फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत आवेश। क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युत आवेश ना। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर विद्युत आवेश। तो तीन सीजीएस पद्धति में तीन नाम है, किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, बताइए कि आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है। कोई भी ऑप्शन तीनों में से मिल सकता है, तो आपको याद होना चाहिए स्टेट कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम है स्टेट में, मगर सीजीएस में जिससे आपको याद रहेगा फ्रैंकलिन, क्योंकि आवेश कितने प्रकार के किसने बताया था? फ्रैंकलिन, इससे याद आ जाएगा। और एसयू तो याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर विद्युत आवेश सीजीएस पद्धति में। ठीक, चलो एक मात्रक और होता है, क्या होता है? ईएमयू में। ईएमयू में आवेश का मात्रक होता है जिसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय मात्रक। चलो एक चीज आपको पूछ सकता है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक कूलाम में क्या होता है? 1 एम्पियर सेकेंड, क्योंकि धारा आप पढ़ चुके हैं, बताइए। एक कूलाम में 1 एम्पियर सेकेंड, क्योंकि अगर हम धारा 1 एम्पियर लें, समय 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर सेकेंड। तो बताओ, तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी स्थिर वैद्युत आवेश। आपसे पूछा जाए, बताओ एक कूलाम में कितना ESU होता है, तो आप क्या बताओगे? एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹ ESU। अगर इसी को पूछा जाए, बताओ एक कूलाम में कितने EMU होता है, मतलब वैद्युत चुंबकीय मात्रक, 1/10 EMU। तो यह भी आपको याद होना चाहिए, जिससे आप कन्वर्ट कर लो आसानी से। क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा कर दे, आप बदल लोगे। ठीक, तो यह बात मगर याद रहेगी तब तो आप क्या याद करोगे? एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड तो होता ही है, 3 × 10⁻⁹ ESU। अगर ESU में है तो, अगर EMU में है तो क्या बताएंगे? 1/10 EMU। ठीक, चलिए यहाँ तक आवेश के बारे में आप एकदम डिटेल में जान चुके हैं। अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया है, इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में अगर आप को नहीं समझ में आता, अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करेंगे कि हमको यहाँ नहीं समझ में आया। फिर आवेश के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जान चुके हैं, उसके पहले करंट भी पढ़े थे। इससे आपको एकदम पूरा क्वेश्चन फंसेगा, चाहे कोई भी एग्जाम देते रहें, जैसा कि हमने बता चुके हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बेसिक भी तैयार हुआ होगा, और इससे थोड़ा आगे भी लेवल आप देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके लाइक शेयर करेंगे, आगे अच्छे आपके लिए और वीडियो बनाकर। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे, पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 3 में प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।